सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक जो लेके आए हैं ये फोर्थ सेम का टॉपिक है ना। क्योंकि कुछ फोर्थ सेम के स्टूडेंट भी बोल रहे हैं कि सर हमारा जो वीडियो है उसको ही बनाइए हमारा टॉपिक पे। तो फोर्थ सेमेस्टर वाले आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये फोर्थ सेमेस्टर का पहला वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो एसेंशियल एंड ट्रेस मेटल जो है इसका फर्स्ट टॉपिक है। क्योंकि हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारे जो ऐसे मेटल आयन हैं जो मतलब अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, या फिर हमारे ब्लड में आयरन का काम हो गया, जिंक जो है एंजाइम में कुछ काम करता है। ठीक है, कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से उनके एक्टिव साइड में ये मौजूद होते हैं। तो जनरली ये सब क्या होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसको हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये जो है इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला एंजाइम, जैसे हाइड्रोलेज, ऑक्सी रिडक्टेज और आइसोमेरेज या सिंथेटेज। तो ये सब क्या होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम इत्यादि इसमें होता है। किसमें? हाइड्रोलेज में। ऑक्सीडो रिडक्टेज में आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम होता है। आइसोमेरेज B12 में आपको मालूम है कॉपर होगा, कोबाल्ट होगा, सॉरी। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में क्या आ जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है तो उसका काम हो गया। मेटल स्टोरेज, कुछ कुछ मेटल को भी स्टोर करके रखना है तो उसमें आयरन, कॉपर वाला कुछ प्रोटीन आएगा। कैरियर, ऑटो बाइंडिंग, जैसे कि कैरियर तो खैर इसी का हो गया। ऑटो बाइंडिंग में जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, हेमोरेथ्रिन हो गया। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेटल आयन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नॉन प्रोटीन। ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस होंगे जो प्रोटीन के रूप में तो नहीं होंगे, लेकिन भी हमारी बॉडी में ये चीज़ जो है हमारी बॉडी के पूरी लाइफ में, है ना, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, किसी में भी, है ना। तो ये एक अहम रोल प्ले करता है। जैसे फोटो रिडॉक्स रिएक्शन हर लाइफ में होता है। ठीक है, हर लाइफ वाले ऑर्गेनिज्म में होता है। मेटल ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रक्चर में भी कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन इत्यादि जो है यूज होता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि मेटल का बायोलॉजिकल सिस्टम में एक अहम ही रोल होता है। ठीक है, अब हम डिटेल में देखेंगे कि कैसा कैसा रोल होता है ना। तो डिटेल में आ जाते हैं अभी। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि एसेंशियल और ट्रेस जो शब्द है वो कहाँ से आया, कैसे आया। एसेंशियल तो सारे के सारे एलिमेंट एसेंशियल होते ही हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़े अमाउंट में एसेंशियल होते हैं उनको एसेंशियल एलिमेंट इन बल्क कहा जाता है, अधिक मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट। ठीक है, जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, लो कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। बल्क स्ट्रक्चर एलिमेंट, इसमें आ जाएंगे आपके हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। इन्हीं सब से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि पाया जाता है। ठीक है, मिनरल एलिमेंट, मिनरल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन इत्यादि क्या होते हैं, मिनरल्स के रूप में हमें चाहिए होते हैं। ठीक है ना जी, ये सब सुने ही होंगे। ट्रेस एलिमेंट, कम मात्रा में पाए जाने वाले आयरन, कॉपर, जिंक, वेनेडियम, निकिल, कैडमियम, लिथियम, लेड और टीन है। ये सारे के सारे लगभग लगभग अधिकांशतः एंजाइम के एक्टिव साइड में ये यूज होते हैं। अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट, इसमें क्या होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट, बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, सिलिका, आर्सेनिक, सेलेनियम, है ना, ये सब पाए जाते हैं। अगर इनका अमाउंट बढ़ गया तो बीमारी उत्पन्न कर देता है। और नॉन मेटल्स जो है वो है फ्लोरीन, आयोडीन, बोरान इत्यादि, है ना। तो इनका अधिकता हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमको ये बीमार बना सकते हैं। ये जो आर्सेनिक इत्यादि है वो कैंसर का कारण बन सकते हैं। ठीक है, मतलब सेल में अनलिमिटेड ग्रोथ होने लगेगा। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। मेटेलिक एलिमेंट जो है इनमें से, ठीक है, इनमें से जितने भी मेटेलिक एलिमेंट है उनका क्या क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहला तो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन को चालू तथा बंद करने में। कब मेटाबॉलिज्म कराना है, कब नहीं कराना है, उसको कौन डिसाइड करता है? कुछ एंजाइम डिसाइड करते हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, आसानी से सेल मेम्ब्रेन को पार कर जाते हैं, या फिर कोई दूसरी बाउंड्री होगी, है ना। जैसे पेड़ पौधे में क्या होंगे, उनका सेल मेम्ब्रेन अलग होगा,
है ना, जीव जंतुओं का अलग होगा। तो अलग अलग तरह की बाउंड्री होगी जिसको कि पार कर सकते हैं, ठीक है। हड्डियों, दांतों में, है ना, बोन्स में, टीथ में कैल्शियम का एक अहम ही रोल होता है, जो जिंक के साथ में भी क्या होता है, कंबाइन करके इसको मजबूती के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ठीक है। इस तरह से ये जरूरी होता है। अब बायोलॉजिकल सिस्टम में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी होता है, जिसमें मेटल एज ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट की तरह कार्य करेगा। इसमें होगा आयरन, जिससे साइटोक्रोम हो गया, फेरेडोक्सिन हो गया, ब्लू प्रोटीन हो गया। ब्लू प्रोटीन का एग्जांपल है एज्यूरिन, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, और ये स्टेलासाइनिन। तो ये सब क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, समझोगे। एंजाइम की एक्टिविटी को उनके एक्टिव साइट में प्रेजेंट रह के क्या बनाता है, एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे विटामिन B12 में कोबाल्ट, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जिंक, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में जिंक, सुपरऑक्साइड डिस्मुटेज में कॉपर जिंक, यूरेज जो यूरिया का फॉर्मेशन करेगा, है ना, निकिल। साइटोक्रोम में जनरली आयरन ही होता है, ठीक है। तो सभी एरोबिक लाइफ में ऑक्सीजन कैरियर भी होते हैं, जो कि ऑक्सीजन को फेफड़े से सेल तक और सेल से फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से, सेल से लेके लंग्स तक पहुँचाते हैं। तो इसमें आपको हीमोग्लोबिन तो याद ही होगा, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन जो है ऑल मेमल्स में पाया जाता है, सभी के सभी मेमल्स में पाया जाता है, ठीक है। हेमेरेथ्रिन जो है ये समुद्री जीवों में पाया जाता है। और हीमोसाइनिन क्या होता है, आर्थ्रोपोड्स जैसे कि आप केचुआ समझ सकते हो, और मोलस्का, ठीक है, तो इसमें पाया जाता है। तो इन सभी में जो है इनका ब्लड अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। इनका ब्लड ही कह सकते हो इनको, जो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, कि एलिमेंट जो है कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ पहला में हमने ले लिया मेटल, है ना। मेटल जो होता है वो क्या होता है, मेटलो बायोमोलिक्यूल के रूप में पाया जाता है ना। मेटलो बायोमोलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। मेटल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट जो करेंगे मेटल को, वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो स्टेरिलोप्लाज्मिन क्या होता है, कॉपर बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी के द्वारा आयरन को आयरन 3+ में 2+ से 3+ में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का ही काम कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, जहाँ जरूरत होगा उसको ये दे देगा। ट्रांसफेरिन, यह आयरन ट्रांसफर का काम करता है 2+ अवस्था में, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन बाइंडिंग मेटलोप्रोटीन, इसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। हेमोरेथ्रिन, ये समुद्री जीवों में पाए जाने वाला नॉन हीम ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरेज। मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, मसल्स में, और हीमोग्लोबिन ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड से ये क्या करता है, ऑक्सीजन लंग्स में फेफड़े से ले जाके मायोग्लोबिन को दे देता है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जब भी सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहेगा सेल, उस कंडीशन में मायोग्लोबिन से क्या करता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। ये क्या होता है, दोनों ही एक तरह का प्रोटीन होता है, जिसमें आयरन जो होगा आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको लिखना है। हेमोसाइनिन, इसमें आयरन की जगह पे कॉपर होता है। ये हालांकि ये कलरलेस तो होता है, इसका ब्लड जो होगा, ये वाला ब्लड क्या होगा, कलरलेस होगा। लेकिन जैसे ही इस प्रोटीन से ऑक्सीजन बाइंड करता है, इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू कलर। इसीलिए मोलस्कस और आर्थ्रोपोड्स का ब्लड जो है नीला, ब्लू टाइप का, मतलब क्या बोलना चाहिए, एक अलग ही कलर का दिखता है ना, ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। तो ये स्थिति होती है उनकी। अब अगला देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन इसमें सबसे ऊपर आता है।
ये फेरिडोक्सिन के रूप में पाया जाता है। फेरिडोक्सिन में क्या होता है, आयरन सल्फर का क्लस्टर होता है। हम आगे क्लास में इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनका स्ट्रक्चर, कि काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किसको करेंगे, आपको मालूम है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए पेप्टाइड चेन चाहिए, और पेप्टाइड चेन किससे बनेगा, एमिनो एसिड से बनेगा। एमिनो एसिड क्रमशः जुड़ते जाएंगे और पेप्टाइड चेन बनाएंगे, बहुत सारे पेप्टाइड चेन मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो इनके जुड़ने के लिए क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, FeS प्रोटीन से मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गया, देखो ब्लू कॉपर प्रोटीन, ब्लू कॉपर प्रोटीन ये कहाँ होता है, ये एल्गी में होता है। एल्गी समझते हो आप, हरे पत्ते या फिर कोई पौधे होंगे, ठीक है। इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं। कौन काम करता है, ब्लू कॉपर प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही तो सूर्य की लाइट को, एनर्जी को स्टोर किया जाता है, पकड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रोटीन क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में काम करेंगे, वो इस तरह से हैं, एज्यूरिन, प्लास्टोसाइनिन, है ना, और स्टेला साइनिन। ये 3 प्रोटीन हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के समय इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से साइटोक्रोम है, ये भी फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह कार्य करता है। साइटोक्रोम P450 के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये सुना होगा कहीं ना कहीं। और ये जो साइटोक्रोम होता है लगभग सभी एरोबिक लाइफ में होता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब इंसान में होगा क्या, नहीं, इंसान में नहीं होगा, ये पेड़ पौधे में होगा, ठीक है। साइटोक्रोम इंसान में करेगा क्या, हम तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं नॉन प्रोटीन मेटल ट्रांसपोर्ट। ऐसे भी प्रोटीन है जो मेटल का, नॉन प्रोटीन है जो मेटल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक सेकेंड, हाँ। तो अब हम देखते हैं, जो पहले तो हम प्रोटीन को देख रहे थे, ठीक है, जिसमें मेटल हो। अब ऐसे कुछ सेपरेट एलिमेंट भी पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर को बनाने में काम करते हैं या फिर कुछ फंक्शन में काम आते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम, 99% कैल्शियम जो होता है शरीर का, 99% कैल्शियम आपके बोन्स में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है, ये सभी मैमल्स में होता है, ठीक है। कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स क्या हो जाता है, आपका बोन्स, ठीक है। अब हड्डी खाना है नहीं खाना है ये आपकी बात है, देखो, है ना। तो और कुछ परसेंट जो बचा हुआ है वो क्या पाया जाता है, मिल्क में या कुछ और जगह में पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट के रूप में भी ये सॉफ्ट फाइबर मैट्रिक्स के रूप में पाया जाता है, ऐसे हड्डी जो लचीले होते हैं, है ना, उसमें पाया जाता है। फास्फोरस, यहाँ हमने देखा फास्फेट, मतलब ये क्या होगा, बोन्स में पाए जाएंगे। 80% तो ये फास्फोरस जितने शरीर में है वो बोन से पाए जाएंगे, टीथ से पाए जाएंगे। बाकी जो बचे 20% है वो कहाँ होंगे, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि में होंगे। आपका डीएनए में भी फास्फोरस का बॉन्डिंग होती है ना। डीएनए के बारे में जब पढ़ोगे, डीएनए आरएनए में, कहाँ वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फास्फोरस एलिमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या चाहिए, सिलिकॉन क्यों चाहिए, शरीर के ग्रोथ के लिए चाहिए और स्केलेटन डेवलपमेंट। अब हड्डियों का ढांचा बढ़ेगा तब तो शरीर बढ़ेगा, है ना। बाकी बॉडी में प्रोटीन क्या है, मसल्स तो बना ही रहे हैं, ठीक है। तो ढांचा के बढ़ने के लिए भी चाहिए होता है। सोडियम, सोडियम दरअसल एक तरह से द्रव के रूप में रहता है, ज़्यादातर सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को नियंत्रण करता है। आपने सुना होगा हाई बीपी, लो बीपी, है ना, जिसमें सोडियम की अधिकता हो गई हाई बीपी हो गया, जिसमें सोडियम की कम हुई लो बीपी हो गया। मतलब ये ब्लड में भी होगा, और कोशिकाओं के अगल बगल में जो फ्लूइड होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उसमें भी होगा। ये करता क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कराने का काम करता है, और सबसे अहम काम इसका होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को नियंत्रण में रखना, जिससे कोशिका फट ना जाए, है ना। तो सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, तो वहाँ ये यूज होता है। लिथियम, लिथियम कार्बोनेट के रूप में, है ना। एक बीमारी होती है मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, उसमें ये अगर इसकी कमी हो जाए तो हमको ये होने लगेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर
फ्लूइड में भी पाया जाता है, वही दवाओं में ये भी पाया जाएगा, लिथियम भी पाया जाएगा, सोडियम भी पाया जाएगा, पोटेशियम भी पाया जाएगा सेलुलर फ्लूइड में। जो सोडियम पोटेशियम का काम करता है, ये भी क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखता है। ठीक है। अगला रहा आपका जिंक, नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन, है ना। रिप्रोडक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है मैमल्स के लिए या फिर कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे के लिए। तो फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो गया, फलों में डीएनए का ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है। जिससे जैसे आम है तो आम का ही पेड़ जो है पैदा हो, ये नहीं कि आम से अंगूर पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसका डीएनए होगा। तो जिंक क्या करता है, ये डायरेक्टली यहाँ पे कोई प्रोटीन के रूप में नहीं है ये, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन ऑर्गन में मेंटेन करने का काम करता है, उसको ठीक ठाक करने का काम करता है। ठीक है। टिश्यू रिपेयर, कहीं टिश्यू क्या हो गया, कट फट गया, कहीं से पेड़ के छाल निकल गए या शरीर में कहीं पे कट लग गया, तो टिश्यू को भी क्या करता है, रिपेयर करता है। ठीक है। वॉन्ड हीलिंग, ये हीलिंग प्रोसेस भी करता है, किसका, वॉन्ड का। अब देखते हैं मैग्नीज, नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर, बोन के स्ट्रक्चर को नॉर्मल करने में ये मैग्नीज काम आता है। भाई ये नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा नहीं कि हृदय के पास जो बोन है वो इस तरह केज की तरह से बना हुआ होता है ना। उसका स्ट्रक्चर ऐसा ना हो कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ऐसा नहीं। आपको मैग्नीज उसको कंट्रोल करके रखेगा कि भाई उसको बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। दूसरा चीज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में मैग्नीज भी काम आता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दरअसल जो नर्व होता है ना, उसमें इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, एक नर्व दूसरे नर्व से ज्वाइन करता है, एक नर्व दूसरे नर्व में फाइबर के रूप में यहाँ पे क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे मैग्नीज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए। जैसे कि पैर में सुई चुभा तो हमको पता चल जाता है हमारे दिमाग को, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नर्वस सिस्टम में जो है, तंत्रिका तंत्र में मैसेज का ट्रांसफ़र बहुत ही फास्टली होता है। तो उसको बनाए रखने के लिए मैग्नीज क्या करता है, यहाँ पे बहुत अहम रोल प्ले करता है। ठीक है। अतः हमको अब इतना पढ़ने के बाद स्पष्ट हो गया कि एलिमेंट्स के बिना जीवन की कल्पना पॉसिबल नहीं है। पूरी बॉडी तो वैसे भी एलिमेंट से बनी हुई है ना। तथा फंक्शन करने के लिए भी एलिमेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे मान के चलो एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए भाई हमको फोटोसिंथेसिस करना है, फोटोसिंथेसिस किए। अब मनुष्य है तो उस फोटोसिंथेसिस से किया हुआ जो मटेरियल है, जैसे चावल है, उसको खा लेगा तो भाई उसमें से जो एनर्जी आएगी, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, है ना। और वहाँ से जो एनर्जी बंधी हुई है उसको मनुष्य यूज़ करता है। मतलब पूरी दुनिया में जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ से आती है, सूर्य से आती है। और सूर्य की एनर्जी को कौन ले लेता है, पेड़ पौधा ले लेता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा में बांध लेता है। और वही एनर्जी ट्रांसफ़र होके चावल के रूप में, किसी और अन्न के रूप में हमारी बॉडी में आता है, हम उसको खाते हैं। वही सूर्य की एनर्जी ही हमको बॉडी में मिलती है एटीपी के रूप में, है ना। और ये सारा खेल बॉन्डिंग का होता है। जहाँ बॉन्ड बनता है वहाँ पे एनर्जी लगती है, जहाँ बॉन्ड टूटता है वहाँ पे एनर्जी रिलीज आउट होती है। और वही एनर्जी है जिससे मैं ये पेन को उठा पा रहा हूँ। मतलब ये जो एनर्जी है वो मेरी नहीं, किसकी है, सूर्य की एनर्जी है। ठीक है। जिससे मैं पेन को उठा पा रहा हूँ, या फिर मैं बोल पा रहा हूँ, मैं सांस ले पा रहा हूँ। ठीक है। जब तक ये बॉडी में एनर्जी है तब तक तो बॉडी चलती रहती है। जब ये एनर्जी खत्म हो जाती है तब वही जय श्री राम, है ना। उसके बाद राम नाम सत्य हो जाता है। ठीक है। तो ये सब समझने वाली बात है, काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको मतलब भाई बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आना ही चाहिए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को पूरा देखा। और जो लोग नहीं देखे हैं उनको तो धन्यवाद मिल नहीं पाएगा, जो पूरा देखते हैं उन्हीं को ही धन्यवाद मिल पाता है। ठीक है। ये हमारा रूल है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और इसी तरह से पूरा बायो इनऑर्गेनिक का पूरा सिलेबस मैं आपको एक एक करके प्रोवाइड करते रहूँगा। चैनल में बने रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ठोक दीजिए। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।